नमस्कार मित्रगणों, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम विद्या पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली सीरीज़ में राष्ट्रपति से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, जो एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उनसे संबंधित वही अनुच्छेद इकट्ठे किए गए हैं जो हाल फिलहाल में पिछले एग्ज़ाम्स में पीसीएस, सीजीएल, एनटीपीसी वगैरह में जो लगातार पूछे गए हैं और डेफ़िनेटली डैम श्योर है कि अगले एग्ज़ाम्स में भी ज़रूर आएँगे, ये डेफ़िनेटली पूछे जाते हैं। तो हम लोग आर्टिकल्स की बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ में उनकी डिटेलिंग्स भी आपको देते जाएँगे। तो आप जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63, जिसमें बताया गया है कि हमारे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और ये अनुच्छेद 63 का है। आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्टली एग्जाम्स में कई बार आया है। हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि लोकसभा में हमारा लोकसभा अध्यक्ष जो सारी सदन की कार्यवाही जो होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, उन्हें कोऑर्डिनेट करता है, संचालित करता है, उसी तरह से राज्यसभा में भी सभापति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। तो ये था अनुच्छेद 64, आपको इसे ज़रूर जानना चाहिए। एक आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहेंगे एग्ज़ाम्स में जो भर भर के पूछा जाता है कि ये बताइए जो उपराष्ट्रपति का पद है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है। तो आप बिना हिचक कहेंगे हमारे यूएसए, अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। और इसके अलावा हमारा आता है अनुच्छेद अगला 65, आर्टिकल 65। इसमें बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या कोई इमरजेंसी सिचुएशंस हैं या कोई चीज़ जो हमारे पद रिक्त हो गए हैं, तो उसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो काम करता है। तो ये फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जैसे तभी काम करता है उपराष्ट्रपति, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, जैसे कि मान लो उन्होंने उनकी मृत्यु हो गई हो, त्यागपत्र दे दिया हो, महाभियोग हो गया हो या कोई अन्य कारण रिक्त हो गया है, तो उसमें राष्ट्रपति हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और जब तक वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तब तक उनको वही उपलब्धियां, जो अलाउंसेस होते हैं, जो उनके स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं, वो उनको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमारा अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 66, अनुच्छेद 66। हम अनुच्छेद 66 को थोड़ा यहाँ पर मैंने इसमें सब क्लॉजेस भी ऐड किए हैं जो कि बहुत कम बुक में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके बहुत ही आजकल डीप एग्जाम्स में क्वेश्चंस, मतलब डीप क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो अब आर्टिकल के सब क्लॉजेस से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो मेन सब क्लॉजेस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन्हें ऐड किया हुआ है। जैसे कि आर्टिकल 66 की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन के बारे में सब कुछ बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे कैसे होगा, किस प्रकार में होगा। तो आपको पता है, जो थोड़ी सी डिटेलिंग सुन लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलाकर जो निर्वाचक मंडल बनता है, जो इलेक्शन कमेटी बनती है, उसके द्वारा किया जाता है। और आपको बता दें कि जो आपके जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये जो हमारे पार्लियामेंट होता है, इसके दोनों सदन जो होते हैं इसकी संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। और हालांकि ये जो आपको बता दें, पहले मूल संविधान की व्यवस्था मैंने आपको बताई है, इसे 11वें जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 11th 1961 में, उसके द्वारा ये प्रोसीजर हटा दिया गया। अब क्या है कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, नहीं आपके जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जो इतनी शुद्ध हिंदी में जो हमारे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा जो होता है, उसी तरह से मतदान गुप्त इनका होता है। आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप देखते थे कि कोई भी संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। तो ये फैक्ट बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ का और आपको हम बता दें कि राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ज़रूर आप याद रखेंगे। हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 66 सब क्लॉज 2। इसमें बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का कि किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि सदस्य है भी तो जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा, इलेक्टेड हो जाएगा, उस दिन से उसका पद जो है वो रिक्त समझा जाएगा। और इसी तरह से हमारा आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3 है। इसमें बताया गया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होंगी। तो जैसे कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं थी, इसी तरह से इसमें भी योग्यताएं हैं। बस एक बेसिक सा डिफरेंस ये है
कि आपके जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो आपके मतलब हमारे उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो वो, तभी हो सकता है। और राष्ट्रपति के केस में वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, मतलब उसकी निर्वाचित होने की योग्यता रखनी होनी चाहिए उसके पास। इसके अलावा बाकी 2 चीज़ें सेम है कि वो इंडिया का सिटीज़न हो और 35 साल की उम्र उसकी पूरी हो चुकी हो। तो ये उसके कुछ सब क्लॉजेज़ हैं। एक सब क्लॉज़ मैंने यहाँ ऐड नहीं किया, बट आप उसे सुन लें, हो सकता है पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं जो व्यक्ति भारत सरकार के किसी या राज्य सरकार के किसी मान लीजिए कोई अधिकारी के रूप में काम कर रहा है या लाभ का पद धारण कर रहा है, तो वो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो ये लाभ का पद आपने राष्ट्रपति में भी सुना था, उपराष्ट्रपति में भी सेम है। तो 66 सब क्लॉज 4 में ये चीज़ बताई गई है, आप इसे याद कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको मैंने ये भी रिमाइंड कराई थी कि कोई लाभ का पद धारण करने वाला समझा जाएगा, इसलिए नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या मंत्री है, ये लाभ के पद नहीं माने जाते। हमारा अगला आर्टिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 67, आर्टिकल 67। इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। जैसा कि आपको पता है उपराष्ट्रपति हमारे मात्र 5 साल के लिए बनते हैं। इसके अलावा हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 68, अनुच्छेद 68। इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति की जो टेन्योर होता है, पदावधि होती है, उसकी समाप्ति से पहले हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही करा लिया जाएगा। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना। और आपके बारे में इसके एक और फैक्ट बता दें कि जो उपराष्ट्रपति की जो टेन्योर होता है वो आपके मतलब उसको भरने के लिए आपको मतलब पहले ही चुनाव करा लेना होगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। कि जैसे राष्ट्रपति के केस में होता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति के साथ कोई आकस्मिक घटना घट गई तो उपराष्ट्रपति उसके लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, लेकिन ऐसा संविधान में कहीं वर्णन नहीं कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो फिर कौन करेगा, मतलब कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक है, और ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी होगी। फिर हमारा अगला आर्टिकल है 69। इसमें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। और आपको हम और बता दें कि जिस तरह से राष्ट्रपति का शपथ जो ग्रहण उसी अनुच्छेद में दिया गया था, इसी तरह से उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है वो 69 में ही शपथ का प्रारूप दिया गया है, अनुसूची 3 में नहीं। और जिस तरह से राष्ट्रपति पद की ग्रहण करते हैं अपने शपथ, उसी तरह से ये भी करते हैं। इसी तरह से हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होते हैं वो कोई भी आकस्मिक परिस्थिति आ जाए अगर, तो वो राष्ट्रपति के रूप के कर्तव्यों को निर्वहन करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि मान लीजिए मृत्यु हो गई, बीमारी है या कोई अन्य कारण से नहीं कुछ काम कर पा रहा है, तो वो उसके रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 71, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी तथा उससे जुड़े हुए जो मामले होते हैं वो 71 में आते हैं। आपको हालांकि हम बता दें कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो या राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, हालांकि उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 71 में ही बताया गया है, तो उस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद होंगे उसको जो सुनवाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। और जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा वो लास्ट माना जाएगा, वही एक उसका आखिरी फैसला होगा। और आपको एक 10th मैंने ऐड किया हुआ है जो एग्जाम्स में रेयर पूछा जाता है और उसकी पूरी संभावना है कि अनुच्छेद 97 में क्या बताया गया, आर्टिकल 97 में। तो आर्टिकल 97 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है, उसके पद का नहीं। आप ये समझे कि नहीं, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का वेतन मिलता है तो उसको उसके पद का वेतन नहीं मिलता है, उसको उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता, उसे राज्यसभा के जो सभापति होता है उसके ही वेतन उसको मिलता है। वर्तमान में उसकी 4 लाख मासिक पेंशन है और ये भारत की जो हमारी कंसोलिडेटेड फंड होती है, संचित निधि जो होती है, उससे उसको वेतन दिया जाता है। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल में, जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। इसमें ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर इसे याद करना है। बात करें, अगर हम शुरुआत करें अनुच्छेद 74 से आर्टिकल 74 में, तो ये बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग देना, जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। कि मतलब आपको पता है कि ये चीज़ मैंने राष्ट्रपति वाले सेक्शन में बताया था आपको कि राष्ट्रपति जो होगा वो कोई भी कार्य अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से ही करेगा। तो ये अनुच्छेद 74 में बहुत अच्छे से बताया गया और ये जो मंत्रिपरिषद है उसका हेड प्रधानमंत्री होता है। अब हम चलते हैं अगला अनुच्छेद 75। आपको थोड़ा अनुच्छेद 75 हम चाहे तो उसको थोड़ा से में ही ख़त्म कर सकते थे कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान
अनुच्छेद 75 मोटे मोटे बताए गए एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। लेकिन आजकल के ट्रेंड के हिसाब से, जैसे कि पहले डिस्कस किया कि सब क्लॉजेस से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको जो मेन सब क्लॉजेस, ऐसे तो बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं, बट मैंने जो मेन सब क्लॉजेस हैं जो एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसे कि आपका आर्टिकल 75(1) है, जिसमें बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। आपको हम बता दें कि मान लीजिए जो हमारे चुनाव के द्वारा जो बहुमत दल का नेता चुना जाता है पार्टी के द्वारा, उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। इसी तरह से आर्टिकल 75 ऑफ क्लॉज 2 अनुच्छेद 75 2 में बताया गया है कि जितने भी मंत्रीगण होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर अपना पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को नहीं मानता है, ठीक है, तो या राष्ट्रपति को कोई बात बुरी लगती है या कोई भी असंवैधानिक चीज़ होती है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद भंग की जा सकती है। तो जो भी भंग करने की प्रोसेस है वो राष्ट्रपति की इच्छा पे होती है, इसलिए वो प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करें। जनरली 5 ईयर्स का टेन्योर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 75(3) की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम्स में तो बहुत बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगा। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 75(3) में बताया गया है कि सामूहिक उत्तरदायी का मतलब ये है कि जो हमारी संपूर्ण मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, हमारी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है ये एक यूनिट के रूप में काम करती है और सभी मंत्री एक दूसरे के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे फैक्ट हम और बता दें कि यदि प्रधानमंत्री की सलाह पे किसी मंत्री को अगर हटाया जाता है तो मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होता। आप देखते होंगे कई बार मंत्री अपने पद से हटा दिए जाते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब आता अगला आर्टिकल और लास्ट है कि अनुच्छेद 75(5) तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ये अनुच्छेद 75(5) में बताया गया है। और अब मान लीजिए अगर आप मंत्री बन गए हैं और किसी संसद के सदस्य नहीं हैं सदन के, तो आपको 6 महीने के अंदर बनना अनिवार्य है। या तो आप राज्यसभा के बनिए या तो लोकसभा के बनिए, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल में, अनुच्छेद 78 में, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी प्रावधान है। मतलब इसमें प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक ऐसा आप कह सकते हो कि कड़ी बनाया गया है कि जो कोई भी सूचना होगी वो प्रधानमंत्री पहुंचाएगा राष्ट्रपति के पास। जब भी राष्ट्रपति कोई सूचना मांगेगा तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उसे वो बताए। फिर अगला हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 88 संसद के दोनों सदनों के मंत्रियों के अधिकार की बात की जा रही है। तो जो भी प्रिविलेजेस हैं वो इसके अंतर्गत डिस्कस किए गए हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है। हालांकि ये बहुत लंबा चौड़ा है, वो पीसीएस वगैरह या मीन्स वगैरह में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके अलावा हम सबसे लास्ट बात करेंगे, मैंने लास्ट में जानबूझकर ऐड किया है जो अभी हालांकि ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए थे ये अपने समय में, कि ये बताइए कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होंगी। आपको फैक्ट बिल्कुल गांठ बांध के याद कर लेना है। और वर्तमान में 82 मंत्री इसमें हो सकते हैं। ये आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है। 91 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 91वां 2003 में, उसके द्वारा ये चीज़ जोड़ी गई है। क्योंकि पहले मंत्री की सदस्य संख्या कुछ भी कर दी जाती थी, लालच चलता था, सब ये चलता था, इस चक्कर में ये सारी चीज़ें की जाती थी। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। आप डेफिनेटली मान के चलिए कि आपको यहाँ पे 2 से 3 तो ज़रूर मिल जाएंगे, आपको डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। आप इसके लिए डैम श्योर रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा होता है। 2 या 3 टॉपिक में फाइनलाइज करके आपको अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेद की जो सीरीज चला रहे हैं हम, इसे ज़रूर दिखाएंगे। और ये एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और जितना हो सके अपने मित्रगणों में फैलाएं। नमस्कार, जय श्री राम।